Hello my dear viewers, I welcome you all to Sunrise Academy. Today in this lecture we are going to discuss about an interesting topic that is light emitting diode और जिसको हम लोग क्या कहते हैं एलईडी कहते हैं। जो एलईडी होता है जनरली हम लोग उसको आजकल अपने घर पे भी यूज करते हैं, है कि नहीं, डेकोरेशन पर्पस में उसको यूज किया जाता है कि नहीं, डेकोरेटिव बोर्ड में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, छोटा छोटा लाइट ब्लिंक करता रहता है। और लाइट हमारा क्या है, दैट इज नथिंग बट सिंपली इट इज ए डायोड, जिसका नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इसको हम घर पे कहां पे देखते हैं, मैं इसको बता दिया। बट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ए डिवाइस, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जिसका नाम था फोटोडायोड। फोटोडायोड के बारे में हम डिस्कस किए थे। The function of the photodiode is to, the work of the photodiode is to convert the light energy into electrical energy, and that photodiode was working in reverse biased condition. But today we will discuss about the topic. But एक दिमाग में आपका ये आ रहा होगा कि is there any device which can convert the electrical energy into light energy? क्या ऐसे कोई डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, सेमीकंडक्टर डिवाइस का बात कर रहा हूं, ऐसे कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है क्या जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा? द आंसर इज यस, देयर इज अ डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस which can convert the electrical energy into light energy, and that device is nothing, simply it is the light emitting diode, है कि नहीं? तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इट इज ए डिवाइस, it converts electrical energy into light energy। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ऑलरेडी आपको ये दिखा होगा कि दिस इज ए डायोड। डायोड मींस इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड एंड इट इज connected in, or it is used in, you can say that it is used in reverse biased कंडीशन। ये आपका रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। आपका जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में काम करता है। कैसे काम करता है उसका वर्किंग को थोड़ा बहुत अभी समझ लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, इज you know that a p type semiconductor is connected with the n type semiconductor, no need to go for its explanation because 5 times I have explained in my previous lectures, okay। तो ये जो p type semiconductor है n type semiconductor के साथ कनेक्ट हुए हैं, this was your junction, p type और n type के बीच में जंक्शन है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे कुछ होल्स थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव एंड द चार्ज ऑफ द होल इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ड्यू टू दैट अट्रैक्टिव फोर्स दीस इलेक्ट्रॉन्स जंप्ड फ्रॉम n साइड टू p साइड, n साइड से p साइड को जंप कर गया। जंप करने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था ये खत्म हो गया और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये भी चार्जलेस हो गया। यहाँ पे ये चार्जलेस हो गया, ये भी चार्जलेस हो गया। इस ये एरिया, इस रीजन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस रीजन बिकम चार्जलेस, दिस रीजन आल्सो बिकम चार्जलेस। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर जो फॉर्मेशन हुआ है, इट इज द नो करंट जोन और नो चार्ज जोन, लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, यहाँ पे चार्ज नहीं रहता है। दिस जोन इज नोन एज द शॉर्टेज ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या रहता है, आपका चार्ज का शॉर्टेज होता है डिप्लीशन लेयर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसका मैकेनिज्म हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये है आपका फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में यूज हुआ है। As it is forward biased, the p type is connected with the positive terminal of the cell and the n type semiconductor is connected with the negative terminal of the cell. This is the forward biased condition, ठीक है। तो forward biased condition में connect होने के बाद what will happen? The positive holes and the positive charge of the battery, they will repel each other. When there is a repulsive force, these holes will move towards this, because
रिपल्शन होगा ना, तो रिपल्शन होने के नाते क्या होगा कि दिस holes will move towards the depletion layer and similarly this negative will repel the negative electrons. That's why this electron will also move towards the depletion layer. As the force is from both the sides of the depletion layer, so what will happen, there is a shrinkage of the depletion layer. Depletion layer क्या हो जाएगा, shrink हो जाएगा, इसका जो width है ये क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, पहले जितना था उससे मान लीजिए कि ये कम हो गया, ठीक है। डिप्लीशन लेयर जब कम हो गया, so that it became easy for the electrons to jump from n side to p side. डिप्लीशन लेयर जब कम हो गया, इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर पाएंगे, आपका n साइड से p साइड को जंप कर पाएंगे. सो there will be a flow of current due to the movement of the charge carriers, that is the electron as well as holes. जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस क्रिएट होगा, तो यहाँ पे होल आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और जो होल है वो इस तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ए करंट, देयर विल बी ए करंट. वहां पे क्या होगा कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरी करेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे करंट को, दे आर सिंपली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ वो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रहा है. एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर नॉट एबल टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी और करंट, है कि नहीं, दे आर प्रेजेंट इन द कोवैलेंट बॉन्ड, है कि नहीं. वो लोग सब क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके वैलेंस शेल में वो लोग एग्जिस्ट करेंगे एंड दे विल परफॉर्म देयर टास्क, दैट इज दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है. अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, इट विल बी लाइक दिस. ध्यान दीजिए, वी विल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाएंगे तो उसको हम इजीली समझ पाएंगे. ध्यान दीजिए यहाँ पे. सो इफ आई विल टेल दैट दिस इज ए सिलिकॉन एटम, सो द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द सिलिकॉन it contains 4 electrons. ओके, जब उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो चाहेगा कि it needs 4 more electrons, है कि नहीं, to fulfill its octet पूरा करके स्टेबल होने के लिए. बट यहाँ पे p साइड में एक इलेक्ट्रॉन कम है, n साइड में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं. तो व्हाटएवर में भी, तो यहाँ पे मैं जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि एक्सटर्नल एनर्जी इसको मिला है, ठीक है. ये जो सिलिकॉन एटम में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, सपोज इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी कुछ मिला, जब उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी मिला, इट गेट्स एक्साइटेड बाय गेनिंग द एनर्जी, है कि एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो गया. एक्साइटेड होने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल मूव आउट ऑफ द वैलेंस बैंड. वो वैलेंस बैंड से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है. जब वैलेंस बैंड से बाहर आ गया तो इट गेन्स मोर एनर्जी, एनर्जी ज्यादा गेन किया, सो दैट इट केम आउट ऑफ द वैलेंस बैंड, है कि नहीं. सो that means the electron which are free to carry the electricity or free for conduction, they have more energy and these electrons will be present in the conduction band. जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम बनाएंगे उस एनर्जी लेवल डायग्राम में ये आपका कंडक्शन बैंड में रहेंगे. कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग EC भी लिखते हैं, ठीक है. कंडक्शन बैंड CP और EC लिखते हैं, एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये उनका एनर्जी है, तो इन लोगों के पास ज्यादा एनर्जी है कि नहीं. एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, दे हैव लेस एनर्जी, है कि नहीं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन लोगों के पास क्या है, कुछ कम अमाउंट का एनर्जी है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में था, एनर्जी गेन करने के बाद वो ऊपर गया है कंडक्शन बैंड, तो ये कितना एनर्जी गेन किया है, that energy should be more than the energy gap. लेकिन आपका ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी होगा तब जाके ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक चला जाएगा. सो दैट एनर्जी गैप शुड बी मोर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं. वो कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब जाके क्या होगा कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को वो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा. क्लियर. अच्छा, अगर तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करने के बाद ये कंडक्शन बैंड को चला जाएगा वैलेंस बैंड से, तो उन लोगों का जो एब्सेंस क्रिएट होगा, है कि नहीं,
एब्सेंस मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना एनर्जी गेन करने के बाद these electrons moved from valence band to conduction band, we can say that if the same electron, if they will radiate the energy of 1.8 electron volt, then definitely they will come from the conduction band to the valence band again. yes or no? अरे जितना एनर्जी वो कंज्यूम करने के बाद, गेन करने के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो अगर वो उतना ही एनर्जी को लूज करेगा और रेडिएट करेगा, then it will again come back from the conduction band to the valence band. How much energy it should radiate or emit? It should be equal to 1.8 electron volt, है कि नहीं? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम इसको इतना रेडिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो रेडिएट करने के बाद क्या होगा कि देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल। वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है? रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है? अभी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा, ये किस फॉर्म में रेडिएट करेगा, कहां पे रेडिएट करेगा? These electrons will radiate the energy in the form of photon. Energy is radiated as a photon. फोटोन कितना है, कैसा है? फोटोन के हिसाब से वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, और वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा, इन द चैप्टर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स you have learned that एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आप लोगों का? E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency and E is the energy, ठीक है? सपोज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एनर्जी गैप का, जितना एनर्जी, इट इज इक्वल टू h into nu. nu क्या है आपका? nu is the frequency, ठीक है, ऑफ द फोटोन। जिस हिसाब से वो एनर्जी रेडिएट करेगा, है कि नहीं? वो फ्रीक्वेंसी है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी है। सो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Eg divided by h। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मींस फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, है कि नहीं? ये जो फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका एनर्जी गैप जितने ज्यादा हो, एनर्जी और एनर्जी गैप, यहाँ पे हम लोगों का एनर्जी गैप जनरली तो क्या है? एनर्जी, है कि नहीं? तो एनर्जी जितना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड लाइट, फोटोन मींस इट इज लाइट, है कि नहीं? लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज फोटोन, है कि नहीं? फोटोन मतलब यहाँ पे लाइट एमिट होगा, है कि? दैट्स व्हाई दिस डायोड इज नोन एज द लाइट एमिटिंग डायोड। समझ में आ रहा है? ये डायोड क्या करता है कि लाइट को एमिट कर देता है फोटोन के हिसाब से। एमिट हुआ लाइट, अच्छा जब लाइट एमिट हुआ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो फ्रीक्वेंसी है किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एनर्जी होगा लाइट का और फोटोन का फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा उससे उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, इसको विलेस कर देता हूं, ध्यान दीजिए। जो फ्रीक्वेंसी है, तो जिस हिसाब से लाइट रेडिएट होगा इस डिफ्यूजन लेयर से, डिफ्यूजन लेयर में यहां पे क्या हो जाएगा आपका? हम लोग लाइट क्या करेंगे? एनर्जी रेडिएट कर दिया है कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी रेडिएट किया लाइट एनर्जी के हिसाब से। जब वो एनर्जी रेडिएट हो जाता है उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, द कलर ऑफ द रेडिएटेड लाइट, द कलर ऑफ द रेडिएटेड लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स depends upon frequency of photon। वो जो फोटोन रेडिएट होगा, है कि इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रेडिएट होगा फोटोन के हिसाब से, उसका फोटोन का फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? कि कलर ऑफ द रेडिएटेड लाइट। जो लाइट रेडिएट होगा उसका कलर क्या होगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मोर फ्रीक्वेंसी कलर इज, एनर्जी इज मोर, द फ्रीक्वेंसी इज मोर, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कलर अलग अलग होता है, बट वी आर नॉट एबल टू सी द रेडिएशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, है कि नहीं? जितने भी रेडिएशन होता है, हर रेडिएशन को हम देख नहीं पाते हैं, है कि नहीं? देयर इज ए सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज विजिबल टू आवर आईज, है कि नहीं? जितने सारे रेडिएशन होते हैं, एक रेडिएशन का भी एक रेंज होता है, उसी रेंज के अंदर अगर लाइट का और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रहेगा,
then we are able to see the light according to the color के हिसाब से हम उसको देख लेते हैं and that range is nothing but it is the visible range है कि नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, visible range कहा जाता है। उसी रेंज के अंदर अगर वो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होगा then we can see it। इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो एनर्जी होगा चाहिए ना, that energy should be greater than 1.8 electron volt। 1.8 electron volt से अगर आपका एनर्जी गैप ज्यादा होगा then only the frequency will be sufficient for us so that the emitted or radiated lights will be of visible range है कि नहीं। एनर्जी अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तब जाके ये डायोड से जो लाइट एमिट हो गए और रेडिएट हो गए एमिट हो गए तो उस सब लाइट को हम लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर ये उससे भी कम हो गया, मान लीजिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी कम रहा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो लाइट का जो भी वो विजिबल रेंज में रहेगा ही नहीं रेडिएशन। अगर रेडिएशन विजिबल रेंज में नहीं रहेगा देन वी विल नॉट बी एबल टू सी द रेडिएशन। उस रेडिएशन को आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको इसीलिए देख पाते हैं बिकॉज द एनर्जी इज मोर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए हम लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलईडी से जो रेडिएशन होता है उसका अलग अलग कलर को हम देख लेते हैं। समझ में आया? अच्छा, as I have already told you that the frequency of the radiated photon or light, it is directly proportional to the energy, or you can say that energy gap। energy gap के साथ वो directly proportional। energy gap जितने ज्यादा होगा frequency उतना ज्यादा होगा and we will be able to see the radiation if the frequency is under certain range, within certain range, and that range is nothing but the visible range। अगर वो विजिबल रेंज पे रहेगा then we will be able to see vibgyor, है कि नहीं। इसी हिसाब से है वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किए हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसी भी हिसाब से आप अरेंज कीजिए तो ये जो vibgyor जो आपका है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसको देख पाएंगे। अगर ये फ्रीक्वेंसी आपका विजिबल रेंज में रहेगा तो ये कलर आपको दिखेगा, ठीक है। बट here we know that for semiconductor devices generally we use two types of semiconductors। that first one is the silicon। maximum केस में हम अभी तक जितने पढ़े हैं silicon as well as germanium, है कि नहीं। but here the silicon and germanium, these two semiconductors are not used in light emitting diode। ये light emitting diode में silicon and germanium का use नहीं किया गया है। why these two semiconductors are not used in light emitting diode, my dear students? because here as I have told you that the energy gap should be larger than the 1.8 electron volt। it should be more than 1.8 electron volt, but the energy gap of silicon atom is 0.7 electron volt and for germanium it is 0.3 electron volt, and these 0.7 and 0.3 are less than the 1.8 electron volt। that's why less than 1.8 electron है, that's why they are not able to radiate the radiation which will be in the visible range, है कि visible range में होगा। that doesn't mean that radiation नहीं होगा, radiation होगा। अगर हम सिलिकॉन यूज करेंगे, जर्मेनियम यूज करेंगे तो रेडिएशन होगा, बट जो रेडिएशन होगा इट विल बी बियॉन्ड आवर विजिबल रेंज। ये हमारा विजिबल रेंज के बाहर होगा जिसको हम नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमको देखना है द एनर्जी शुड बी मोर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया क्या? जिसके लिए जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम जर्मेनियम को हम यहाँ पे एलईडी में यूज नहीं करते हैं बिकॉज देयर एनर्जी गैप इज लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर नॉट यूज्ड एज द in light emitting diode, so there are other semiconductors which are used। they are the germanium arsenide, germanium arsenide phosphide and germanium phosphide। these are the three semiconductors which are used in the light emitting diode। if we will use germanium arsenide and all these three they have energy gap more than 1.8 eV। इनका एनर्जी गैप क्या है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है। if I will use
germanium arsenide, then it will give the radiation of color infrared. Okay, वो infrared color का radiation देगा. If I will use germanium arsenide phosphide, it will give the radiation of red or red color या फिर green color का radiation वो दे सकता है. And if I will use germanium phosphide, then it will give the radiation of red as well as red or yellow. इन दोनों में से एक कलर को रेडिएट करेगा. समझ में आई नहीं? तो ये था आपका रेडिएशन के बारे में. आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, इसके बाद इसको समरी एक बार बता दूंगा फिर से. ठीक है. As I have already told you that the light emitting diode is used in forward biased condition. है कि नहीं? Forward biased condition में light emitting diode को यूज किया जाता है. Why it is not used in reverse biased condition? इसको हम reverse biased condition में क्यों यूज नहीं करते हैं? Its answer will be the one factor is there which is responsible for why it is not used in reverse biased condition. As we know that if we will talk about reverse biased condition, है कि नहीं? This is the I, this is I and this is V. वोल्टेज है ये और ये करंट है. If we will plot the graph of reverse biased current, then this is the saturation current. Reverse current will flow and this is the reverse saturation current. ठीक है? But if I will continuously increase the reverse voltage, as it is reverse biased condition के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा the voltage will increase in the reverse direction. ठीक है? If I will increase the reverse voltage, then at a certain point will come at which the current will increase suddenly. है कि नहीं? Suddenly क्या हो जाएगा? Current increase हो जाएगा. But the diode is not so capable that it will tolerate the huge amount of current. इतने सारे huge amount of current को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको tolerate नहीं कर पाएगा. That's why as the current will increase suddenly, but ये तो current आपका क्या है? इसमें जो reverse current जो होता है वो माइक्रो एम्पियर का रहता है आपका current, है कि नहीं? And ये जो reverse saturation current मतलब कि there is no increment in the current with increase in the voltage. Voltage यहाँ पे increase हो रहा है, but there is no increase in the current. Current में कोई increase नहीं हो रहा है. The current is in constant. है कि नहीं? Current is constant. That's why it is known as the reverse saturation current. But at the breakdown voltage, when the voltage will reach at its breakdown point, या फिर you can call it as knee point, knee voltage जब आ जाएगा, breakdown voltage जब आ जाएगा, उस समय क्या होगा कि the current will increase sharply. Suddenly current increase हो जाएगा. As there is a sudden increase in the current, the LED which is used, it is not able to be used further. Further हम उसको use नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? Due to the excess amount of current, the LED will be damaged. LED क्या हो जाएगा? आपका डैमेज हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी कारण के लिए हम लोग यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज नहीं करते हैं. समझ में आ गया? और आपको ये भी बता दूं, आपका जो डिप्लीशन लेयर रहता है P साइड और N साइड के बीच में, यहाँ से जो आपका लाइट रेडिएट होता है ना LED में, उसके ऊपर इस तरह के डोम या फिर कवर लगाया जाता है. ठीक है? आप देखे होंगे बाहर से छोटा छोटा कवर रहता है और LED का डायग्राम आप देखना चाहिए किस प्रकार का LED रहता है. राइट? आप देखे होंगे इस प्रकार का LED रहता है जो कि मार्केट में मिलता है. अलग अलग कलर के लिए अलग अलग LED मिलता है. ठीक है? तो ये था आपका आज का टॉपिक LED के बारे में. इसका समरी में आपको फिर से बता दे रहा हूं. LED is a device which is used to convert the electrical energy into light energy. Electrical energy को light energy में convert करता है. And this LED is used in the forward biased condition. इसको हम forward biased condition में यूज करते हैं. And its working principle is that when the depletion layer is reduced due to the forward biased condition, forward biased होने के कारण से जब उसका depletion layer का width कम हो जाता है, the electrons क्या होते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है? बट यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, their energy is maximum. उनका एनर्जी मैक्सिमम होता है by gaining the electrons, gaining the energy. हम जो सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो एनर्जी ज्यादा गेन करेंगे तो मूव करेंगे, है कि नहीं? But if they will jump from the conduction band to valence band,
एनर्जी गेन करके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को गए थे। अगर मैं चाहूंगा कि वो वैलेंस बैंड को फिर रिटर्न आ जाए, कहां से, कंडक्शन बैंड से, अगर वो कंडक्शन बैंड से फिर रिटर्न आएंगे वैलेंस बैंड पे, देन दे हैव टू रेडिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी शुड बी मोर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी एमिट करके वो आएंगे, बिकॉज for LED the energy gap between the conduction band and valence band it should be more than 1.8 electron volt। ठीक है, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रेडिएट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड को जंप करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो एनर्जी को रेडिएट करता है या फिर एमिट करता है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करता है। जो एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। बट वी आर नॉट एबल टू सी द रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। हर कोई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम देख नहीं पाते हैं। वी आर एबल टू सी द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इन द विजिबल रेंज, जो कि विजिबल रेंज में रहता है फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को हम देख पाते हैं। समझ में आया? ठीक है, बट the semiconductor devices like silicon and germanium they are not used in the LED में silicon and germanium को हम यूज नहीं करते हैं, because their energy gap is less than 1.8 electron volt। the silicon's energy gap is 0.7 electron volt, whereas the energy gap of germanium is 0.3 electron volt। That's why these two are not used in LED। Instead of silicon and germanium, here we are using germanium arsenide and it gives infrared color light। Germanium arsenide phosphide, it gives the radiation of red and green, and if we will use germanium phosphide, it will give the radiation of red and yellow। ठीक है, तो इसी ये सब होता है। And second thing is the last one is the फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एलईडी को यूज किया जाता है। द एलईडी इज नॉट यूज्ड इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन। व्हाई इट इज नॉट इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन? बिकॉज़ इफ इट विल बी यूज्ड इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हेन द वोल्टेज विल रीच एट इट्स ब्रेकडाउन पॉइंट, वोल्टेज जब ब्रेकडाउन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एट दैट टाइम देयर विल बी सडन इंक्रीमेंट इन द करंट। करंट में क्या हो जाएंगे, सडन इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द करंट there is a maximum chance of damage of the LED due to high amount of current। ज्यादा करंट जब उस LED के पास चला जाएगा, रिवर्स करंट, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है कि नहीं, वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।